भुलाई न भूले सदियों पुराने, याद आ रहे हैं बीते जमाने, भुलाई न भूले। कभी वेद विद्या की शक्ति से था जीता, कभी ज्ञान ध्यान और भक्ति से भी जीता, कभी जग को जीता सुशासन के द्वारा, प्रलय से न डूबा हमारा सितारा, बिना पंख ऊंची भरी थी उड़ाने, याद आ रहे हैं बीते जमाने, भुलाई न भूले। दुखी जन के खातिर कृपाणे उठाई, तमोगुण से मेरी ठनी थी लड़ाई, झुका आसमां था धरा भी झुकाई, भटकती जहां को राहें दिखाई, कभी चले मृत्यु को परिचय बताने, याद आ रहे हैं बीते जमाने, भुलाई न भूले। मगर क्या हुआ उन्हें ढह गए किनारे, सभी के दिलों में पड़ी है दरारें, टूटी है तारे सो गए तराने, खड़े रहने को भी रहे ना सहारे, नए सिरे से हमको घरों दे बनाने, याद आ रहे हैं बीते जमाने, भुलाई न भूले। ध्वजा वही लहरा रही है यहाँ पे, अनोखे खड़े हैं सिपाही यहाँ पे, गौरव से जीने की तमन्नाएं की हैं, सभी के दिलों ने प्रतिज्ञाएं ली हैं, कौंपलें नई हैं अंकुर पुराने, याद आ रहे हैं बीते जमाने, भुलाई न भूले सदियों पुराने, याद आ रहे हैं बीते जमाने। जय संशक्ति। राजपूत जाति रत्नगर्भा है। महापुरुष उत्पन्न करने की जैसी उर्वरा शक्ति इस कौम में है, वैसी विश्व की किसी अन्य कौम में नहीं है। आदिकाल से लेकर वर्तमान तक हर युग में इस कौम ने ऐसे किसी न किसी महापुरुष को जन्म दिया है, उत्पन्न किया है। और जब केवल महान पुरुषों से काम नहीं बना, तो स्वयं भगवान ने इस कौम में जन्म लेकर इस जाति को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर संसार में सत्य की पताका फहराई और धर्म तथा मर्यादा कायम की। जितने महापुरुष इस अकेली एक कौम में उत्पन्न हुए हैं, उतने शेष सारे विश्व में कुल मिलाकर भी नहीं हुए। यह एक निर्विवाद सत्य है। इस कौम में पैदा हुई अनगिनत विभूतियों ने विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी सीमा रेखाएं बना दी जिनको नापा जाना अन्य लोगों के लिए दुरूह कार्य हो गया। वह चाहे सुशासनकर्ता के रूप में हो, चाहे वीरता के क्षेत्र में हो, अद्भुत रण कौशल दिखाने के क्षेत्र में हो,
शरणागत वत्सलता के क्षेत्र में हो, यहां तक कि ज्ञान, ध्यान और दर्शन के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, और नैतिकता की पराकाष्ठा हो, ऐसी सीमाएं बांधी कि जिनको आज तक कोई उस सीमा तक पहुंच नहीं पाया है। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे ही महानायक की बात करेंगे जिन्होंने ऐसे ही अनेक क्षेत्रों में अपना परचम फहराया। हम बात कर रहे हैं राजा भोज की। वो राजा भोज जिन्होंने अपनी राजधानी धार को बनाया। राजा भोज का जन्म सन 1980 में चक्रवर्ती जो महाराजा विक्रमादित्य थे, उनकी नगरी उज्जैनी वहां हुआ। और इनके पिता सिंधुराज थे। उनके पिता सिंधुराज की मृत्यु के बाद भोजराज जी मात्र 15 वर्ष की उम्र में वहां के शासक बन गए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार परमारों ने मालवा पर सन 1000 से 1285 तक राज किया। और जो राजा भोज हैं, ये भोजराज इसी महाप्रतापी वंश के 5वीं पीढ़ी में थे। राजा भोज मालवा का जो परमार वंश था, उसके सबसे प्रतापी शासक रहे। ऐसा माना जाता है कि राजा भोज का जो शासन है वो सुदूर दक्षिण में केरल के समुद्र तट तक था। इस बात का जो मलयालम साहित्य है उसमें वर्णन आता है। राजा भोज शस्त्रों के साथ में शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। राजा भोज सजग शासक होते हुए भी अच्छे सुशासनकर्ता भी थे। हमने जैसा भी सुना कि मात्र 15 वर्ष की अवस्था में शासन व्यवस्था उनका संभालना, और कुछ ही समय में ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने राज्य की जो आंतरिक व बाहरी शत्रु थे उनसे निपटने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था कर ली। उन्होंने अपनी सैन्य कुशलता से जो शत्रु हैं उन शत्रुओं के मन और मस्तिष्क पे में एक भय पैदा कर दिया। अनेक महारथियों को हार की धूल चटाने वाले भोजराज वीरता के क्षेत्र में अग्रणी थे। और इसके अतिरिक्त भी स्वयं एक बहुत बड़े विद्वान थे, और विद्वान के साथ साथ में काव्य शास्त्र और व्याकरण के भी अच्छे जानकारों में थे। उनके जो शासन था उसमें, राज्य था उसमें विद्वान थे, उनको आश्रय दिया करते थे। राजा भोज ने अनेकों किताबों की रचनाएं की। ऐसी मान्यता है कि जो राजा भोज हैं वो 64 प्रकार की जो सिद्धियां हैं उन सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने सभी विषयों पर लगभग 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें धर्म है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, वास्तुकला है, संगीत है, योग है, और साहित्य के अच्छे जानकार थे, अच्छे लेखक थे। भोज प्रबंधन नाम से उनकी एक आत्मकथा भी है। इतिहास में आता है कि हनुमान द्वारा रचित जो राम कथा है, जो उसका शिलालेख था राम कथा का, उसको भी राजा भोज ने समुद्र से निकलवा कर जो उनकी धार नगरी थी उसमें उसकी पुनर्रचना करवाई, जो कि आज हनुमानाष्टक के रूप में विश्वविख्यात है। और उसके बाद में उन्होंने एक चंपू रामायण की रचना की, जो कि गद्य काव्य के लिए विख्यात है। आयने अकबरी में प्राप्त उल्लेखों के द्वारा भोज की जो राजसभा थी उसमें 500 विद्वान थे, ऐसा उल्लेख आता है। इन विद्वानों में जब नवरत्न की बात करते हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हम आश्चर्य कर सकते हैं कि लगभग 1100 साल पहले राजा भोज ने जो ग्रंथों की रचना की है, उन ग्रंथों में विमान और बड़े जहाज बनाने की विधि का पूर्ण वर्णन किया। यहां तक कि कहते हैं कि रोबोट बनाने की भी प्रक्रिया में उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें लिखा है।
उनकी जो वास्तु के साथ में जो निर्माण कला था, उसमें भी राजा भोज का बड़ा योगदान रहा है। आज हम मध्य प्रदेश में के जो सांस्कृतिक गौरव के जो स्मारक हैं, उनमें से अधिकांश राजा भोज की ही देन है। अनेकों ऐसे हैं, जैसे विश्व प्रसिद्ध चीजें हैं, जैसे भोजपुर मंदिर है, या जो शिव भक्तों के श्रद्धा के केंद्र उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है, धार में जो भोजशाला के नाम से विख्यात है, भोपाल का जो विशाल तालाब है वो भी उन्हीं की देन है। और ऐसा माना जाता है कि भोपाल भी राजा भोज का ही बसाया हुआ है, और इसका पहले जो नाम था वो भोजपाल था, जो अपभ्रंश के रूप में भोपाल बन गया। उनकी वीरता की अन्य कोई बात हम करें तो इतिहास में वर्णित है कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ को ध्वंस किया, तो ये जो दुखद समाचार है वो राजा भोज को देरी से मिला। लेकिन जब उनको ये पता चला, तो एक तुर्की के लेखक हैं गर्दी जी, उनके अनुसार उन्होंने इस घटना से क्षुब्ध होकर सन 1026 में गजनवी पर हमला किया। लेकिन वो महमूद गजनवी उस समय धोखा देकर सिंध के रेगिस्तान में भाग गया। तब राजा भोज ने वापस आकर जो अन्य क्षत्रिय राजा थे उनकी एक संयुक्त सेना का निर्माण किया, एकत्रित कर निर्माण किया, और उसमें गजनवी का जो पुत्र था सालार महमूद, उस सहलार मसूद को बहराइच के पास में जाकर उसको समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से उन्होंने सोमनाथ का बदला लिया। वीरता का एक और वृत्तांत आज हमारे भारतीय संस्कृति में जो एक लोकोक्ति बन गई है कि दक्षिण का जो एक पराक्रमी राजा था, कलचुरी प्रदेश का नरेश था गांगेय, और इसी प्रकार से उसके पास में एक चालुक्य प्रदेश है, उस चालुक्य प्रदेश का भी जो नरेश था वो तेलंग। दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर राजा भोज पर आक्रमण किया, और दोनों ही इतने पराक्रमी थे कि उनको किसी तरह से हरा पाना असंभव था। लेकिन राजा भोज ने अपने बड़े पराक्रम से उनको छठी का दूध याद दिलाकर भगा दिया। दोनों मिलकर भी राजा भोज का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तब एक लोकोक्ति बन गई, कहावत बन गई, जो धार प्रदेश के जो लोग थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कहां राजा भोज और कहां गांगेय तेलई, कहां राजा भोज और कहां गांगेय तेलंग। और यही कहावत कालांतर में अपभ्रंश बनकर लोगों की जबान पे आ गई कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। लगता ऐसा है जैसे भोज और एक गंगू तेली की बात कही गई, एक व्यक्ति, ऐसा नहीं था। गंगू तेली है, ये दो व्यक्ति हैं, जो कि गांगेय के नाम से प्रसिद्ध है और एक तेलंग के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन बोलते बोलते ये अपभ्रंश हो गया और गंगू तेली का नाम इसमें आ गया, जबकि ऐसा है नहीं। इसी प्रकार से राजा भोज के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध घटनाएं हैं, जिसमें हमने हमारे बचपन में इस प्रकार की कई कहानियां सुनी होगी। सिंहासन बत्तीसी का नाम हमने सभी ने सुना है। यह एक संस्कृत की रचना है और उसमें कई प्रकार के एपिसोड भी आ चुके हैं। इस सिंहासन बत्तीसी जो विक्रमादित्य से संबंधित है, सिंहासन बत्तीसी में कहा जाता है कि इसमें एक 32 कथाएं हैं, जो कि जो विक्रमादित्य का जो सिंहासन था, उस सिंहासन के ऊपर 32 पुतलियां बनी हुई थी, और वो 32 की जो पुतलियां हैं वो एक पुतली एक कथा कहती है। इस प्रकार से 32 कथाएं प्रसारित की गई है। और इन कथाओं की जो भूमिका लिखी हुई है, इन कथाओं की जो भूमिका है, उसमें एक कथा है जो राजा भोज से संबंधित है, वो राजा भोज की ही कथा कहती है। और ये जो सिंहासन था वो राजा भोज को मिला था, एक विचित्र परिस्थिति में प्राप्त होता है। हमने हमारे बचपन में इस प्रकार की कथा सुनी है कि
एक जगह इस प्रकार से कोई चरवाहा है जो पशु चराने जाया करता था और वो टीले पे बैठकर इस प्रकार की न्याय प्रक्रिया करने लग जाता था। ऐसा न्याय लोगों का करता था कि बड़े बड़े बुद्धिमान राजा भी इस प्रकार का न्याय नहीं कर पाए। धीरे धीरे उसकी जो ख्याति थी वो अनेक लोगों तक पहुंचती पहुंचती राजा भोज के पास भी पहुंची और राजा भोज वेश बदलकर उस बालक के पास में आए और जहां वो न्याय कर रहा था, जहां भीड़ लगी हुई थी, और जब देखा एक साधारण सा बालक है वो इस प्रकार का न्याय की बात करता है, इस प्रकार का न्याय करता है, ये किस प्रकार से करता है। विद्वानों से जब राय ली गई तो विद्वानों ने कहा कि इस टीले को खुदवा कर देखा जाए कि इस टीले के नीचे क्या है। जब उस टीले को खुदवाया गया तो उसके नीचे एक सिंहासन निकला, जीर्ण शीर्ण सा। उसको साफ करके उसको अपने राज्य में लाए और वहां देखा कि उसको जो साफ किया तो बहुत ही उत्तम कोटि का रत्न जड़ित वो सिंहासन निकला और उस सिंहासन पर 32 पुतलियां थी। उस सिंहासन को तैयार करके साफ करके जब राजा भोज उस पर बैठने लगे तो कहते हैं कि जो पुतलियां थी वो हंसने लगी। राजा भोज अचानक खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भाई तुम हंसती क्यों हो। तब उनमें से प्रत्येक पुतली ने इस प्रकार की इतिहास में बातें आती है कि एक एक इस प्रकार की कहानी सुनाई जो विक्रमादित्य के जन्म से लेकर और अंत तक, और विक्रमादित्य ने किस किस प्रकार से क्या क्या पराक्रम किया, किस प्रकार से न्याय किया, ये सारी बातें बताती है। और जो इस प्रकार से जो काम करता है वो इस विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ सकता है, इस प्रकार से उनको समझाने का प्रयास करने लगे कि यानी कि उस पर बैठने वाला जो व्यक्ति है वो उसी तरह का योग्य, पराक्रमी और दानवीर और विवेकशील होना चाहिए। तो इस प्रकार राजा भोज को संक्षिप्त रूप से हमने जानने का प्रयास किया। इसमें अनेकों इतिहासकारों की बातें हैं जो एक दूसरे को नकार भी सकती है, लेकिन हमें तो ऐसे पराक्रमी विद्वान महानायक के जीवन चरित्र से उनके सद चरित्र को लेना है और वो हमारे जीवन में चरितार्थ हो, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज हम सोशल मीडिया पर यत्र तत्र देखते हैं, सुनते हैं कि ऐसे जो महापुरुष हैं उन पर मालिकाना हक जताने की एक होड़ मची हुई है। हालांकि महापुरुष किसी की बपोती नहीं होते, लेकिन ऐसे ही महापुरुषों से बिना कीमत चुकाए अपना संबंध जोड़ने वाले आज बहुतायत से पाए जाने लगे हैं, क्योंकि ये सब कुछ फ्री में मिल जाता है, उसको अपने आप में यश मिलने लग जाता है। इस प्रकार की परंपराएं चल रही है। इसलिए क्षत्रिय युवक संघ ऐसे जो नायक और महानायक हैं उनकी जयंतियों को समाज के हमारे जयंतियां मनाकर समाज के जो हमारे नौजवान हैं उनके सामने इस प्रकार से पेश करने का प्रयास करता है और उनसे शिक्षा लेने की लिए लालायित हो हम, इस प्रकार की एक शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। हमने तो भूल कर भी किसी के सामने गिड़गिड़ा कर याचना नहीं की और न कभी किसी दूसरे के मुंह की ओर ताका है, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि जो हमारे हैं हम उनको भूल गए हैं और हम दूसरे की ओर ताकने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो वे हैं जो अपने बाहुबल और पराक्रम से विश्व विजय का हमेशा पर्व मनाया करते थे। हमारे अंदर वो ज्ञान था, हमारे अंदर वो ध्यान था, हमारे अंदर वो संस्कृति थी। हम साहित्य के सृजन करता थे, हम साहित्य के सृजनकर्ताओं को पाला पोसा करते थे, लेकिन आज हम क्या करें। इसलिए क्षत्रिय युवक संघ इस प्रकार की कार्यक्रम करके यही बताना चाहता है कि उसी अध्याय का, जो अध्याय को हम भूल गए हैं, उसका हम पारायण करें। श्री क्षत्रिय युवक संघ का प्रयास तो यही है कि जो आज भ्रमित और अविश्वासी विश्व है वो जान जाए कि जो क्षात्र शक्ति है उससे ओतप्रोत अगर हो जाए तो भारत आज भी वही शक्ति है, वही वीरत्व और त्याग है उसमें। इसलिए अपने आत्मबल को भूलने वाला क्षत्रिय उस हनुमान की भांति अगर बल को स्मरण कराए जाने पर पुनः उसी गौरव पर पहुंच सकता है। बस जरूरत है कि उस जामवंत की, कि वो जामवंत कौन बनता है जो इस प्रकार का काम कर सके। इसीलिए क्षत्रिय युवक संघ उसी जामवंत का कार्य कर रहा है कि जो उस हनुमान रूपी उस युवा को
जगाने का प्रयास कर रहा है, उसको स्मरण दिलाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए इस प्रकार की जो जन्म जयंतियां हैं उनको मनाने का वास्तविक जो कारण है यही है। जय संघ।